नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। देश की बात में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। बीएमसी में पहली बार बीजेपी को बहुमत, शिंदे का साथ आया काम। मुंबई में ठाकरे ब्रदर्स का गेम ओवर, कांग्रेस भी पिछड़ी। इलेक्शन कमीशन पर राहुल गांधी ने फिर लगाया संगीन आरोप, कहा चुनाव आयोग जनता को गुमराह कर रहा। बीएमसी चुनाव की मतगणना के बीच राहुल का एक्स पर पोस्ट। पीएम मोदी का कल असम दौरा, अमृत भारत ट्रेन काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर का करेंगे उद्घाटन। पूर्वोत्तर में 1 महीने से भी कम समय में होगा दूसरा दौरा। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन सिंह यादव ने किया आईपीएस सर्विस मीट का शुभारंभ। बोले राज्य में संगठित अपराध के लिए कोई स्थान नहीं, प्रदेश को आंतरिक सुरक्षा का आदर्श बनाना है। गोरखपुर में सीएम योगी का महान विश्वविद्यालयों से खेल गोद लेने की अपील। डीडीयू गोरखपुर विश्वविद्यालय में अंतर विश्वविद्यालय बास्केटबॉल का किया उद्घाटन। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में तापमान -4.6 डिग्री। कोहरे के चलते यूपी में 24 गाड़ियां टकराई, 1 की मौत, 40 घायल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से अहम खबर, जहां मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारियां तेज हो गई हैं। सूत्रों से यह जानकारी सामने आ रही, यूपी में जल्द हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के बाद फैसला, राष्ट्रीय अध्यक्ष पर भी चुनाव के बाद फैसला संभव है। वरिष्ठ नेता जल्द दिल्ली दौरे पर आएंगे। यूपी बीजेपी कोर ग्रुप सभी नामों पर मंथन करेगा। मंत्रिमंडल विस्तार पर अंतिम मुहर लगेगी। आलाकमान इस पर अंतिम मुहर लगाएगा। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव, आपको बता दें, राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का भी ऐलान अभी होना है। वरिष्ठ नेता जल्द दिल्ली दौरे पर जाएंगे। यूपी बीजेपी कोर ग्रुप के सभी नामों पर यह ग्रुप जो है मंथन करेगा। मंत्रिमंडल विस्तार, साथ ही मंत्रिमंडल के विस्तार पर अंतिम मुहर जो है वो आलाकमान लगाएगा। लखनऊ से अहम खबर, मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारियां तेज। सूत्रों से जानकारी सामने आ रही है, यूपी में जल्द हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष पर फैसला हो सकता है। वरिष्ठ नेता जल्द दिल्ली दौरे पर आएंगे। यूपी बीजेपी कोर ग्रुप सभी नामों पर मंथन करेगा। मंत्रिमंडल विस्तार, अंतिम मुहर आला कमान लगाएगा। तो लखनऊ से अहम खबर, मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारियां तेज। और इस खबर पर अहम अपडेट के लिए हमारे सलाहकार संपादक के वक्स सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। के वक्स सर, उत्तर प्रदेश में जल्द ही मंत्रिमंडल के विस्तार की सुगबुगाहट जो है वो तेज होती नजर आ रही है। इसके साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष पर भी फैसला आ सकता है। क्या कुछ अहम जानकारी सर निकलकर सामने आ रही? हमारे जो सूत्र बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल का विस्तार तो होगा ही, साथ ही साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा जोरों से चल गई है। और उत्तर प्रदेश, विशेषकर उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के विस्तार के बारे में मैं आपको बता दूं कि जो नए अध्यक्ष पंकज चौधरी बनाए गए हैं, उन्होंने अलग अलग मुख्यमंत्री से बात की, दोनों उप मुख्यमंत्रियों से अलग अलग बात की है। और मंत्रिमंडल के विस्तार पे भी लंबी चर्चा की, दोनों मुख्यमंत्री तथा दोनों उप मुख्यमंत्रियों से। साथ ही साथ जो है संगठन मंत्री हैं, उन्होंने एक कोर कमेटी भी बनाई है और उस पर नामों पर चर्चा होगी। ऐसा माना जा रहा है कि जैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, उसके नाम की घोषणा हो जाएगी, उसके बाद ही केंद्रीय मंत्रिमंडल और उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। विस्तार में उप मुख्यमंत्रियों के पद पे भी चर्चा होगी कि रखा जाए कि न रखा जाए। और कुल मिला के स्थिति है कि दोनों मंत्रिमंडल पर विस्तार राष्ट्रीय जो अध्यक्ष के चुनाव के बाद हो सकता है। ये तारीख 20 और इसी महीने की 20 जनवरी के बाद भी फैसला आ सकता है। और अगर और लंबा समय भी लग सकता है, ऐसा सूत्र हमारे बता रहे हैं कि 20 के बाद हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में का विस्तार पर चर्चा हो जाए और गठन हो जाए।
लेकिन कुल मिला के स्थिति है, जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की घोषणा नहीं हुई तब तक दोनों मंत्रिमंडल का विस्तार अभी संभव नहीं है। लेकिन इनके चुनाव की जैसे ही मोहर लग जाएगी राष्ट्रीय अध्यक्ष के, तब दोनों जगह चुनाव दोनों मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। मान हाँ बिल्कुल केवक सर, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो सूत्रों से जानकारी सामने आ रही है उत्तर प्रदेश के साथ साथ केंद्र में भी मंत्रिमंडल की विस्तार की चर्चाएं तेज हैं। साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बीजेपी को पूर्ण राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी को मिल सकता है। वरिष्ठ नेता जल्द दिल्ली के दौरे पर आएंगे। तो सूत्रों से जानकारी सामने आ रही उत्तर प्रदेश के साथ साथ केंद्र में भी मंत्रिमंडल के विस्तार की सुगबुगाहट है। वरिष्ठ नेता जल्द ही दिल्ली दौरे पर आएंगे। यूपी बीजेपी कोर ग्रुप सभी नामों पर मंथन करेगा। तो उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं तेज है, साथ ही केंद्र में भी मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चाएं तेज है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर भी फैसला आ सकता है। पूर्ण जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष उसका उनके नाम का भी ऐलान हो सकता है। और अब बात करेंगे अगली खबर की। कन्नौज से अहम खबर है। महज कुछ घंटों में हुई 2 भाइयों की मौत। तरल पीने के कुछ मिनट बाद हुई दोनों की मौत। शराब के धोखे में कीटनाशक पीने की जताई गई आशंका। खेत में रहते हुए धोखा, आपको बता दें खेत में रहते हुए धोखा होने की जताई जा रही है आशंका। तो शराब की जगह कीटनाशक पीने की आशंका जताई जा रही। खेत में रहते हुए धोखा होने की आशंका जताई जा रही। खेत में पानी लगाने पिता के साथ पहुंचे थे दोनों भाई। पहले 21 वर्षीय बड़े भाई की मौत हुई। 1 घंटे के बाद 19 वर्षीय छोटे भाई की भी मौत हो गई। सरकारी ठेके के कर्मचारी का बड़ा खुलासा। गांव व आसपास होटलों पर बिकती है गलत और जहरीली शराब। ठेका कर्मी ने बताया नीले पाउच में बेची जाती है शराब। ठेका कर्मी ने विभागीय जानकारी में शराब बिक्री स्वीकारी है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। सकरी खुर्द गांव के निवासी बताए गए हैं दोनों भाई। तिखवा गांव स्थित खेत पर हुई है बड़े भाई की मौत। सदर कोतवाली क्षेत्र का है पूरा मामला। ये दोनों भाई अपने पिताजी के साथ पानी लगाने आए थे खेत पे आलू में, और पानी आनी लगा के इन्होंने ड्रिंक कर रखी थी थोड़ी बहुत, और ड्रिंक करने के बाद ही घर जा रहे थे वापस। तो रास्ते में इनको एकदम अटैक ऐसा, इनको उलझने से भी गिर पड़े दोनों, और गिरने के बाद एक तुरंत ख़त्म हो गया। एक को हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल लेने के बाद वो भी ख़त्म हो गया। अच्छा, कहाँ के रहने वाले थे, कुछ नाम मालूम? वो सकरी के थे रहने वाले, और तिखवा में उन्होंने खेत ले रखा था ये 5 बीघा। अच्छा, कुछ जानी नहीं हमने। हाँ हम कुआं ट्यूबवेल में बंद कराओ, हाँ बंद कराए हम चले गए वो खेत गए। ये अपने जी नहीं दे परिवार आए गए, चले गए घरे। जब हम ये ना आए तब कोई मिलो ही नहीं। फिर क्या मालूम हो आपको, क्या जानकारी हुई? कुछ नहीं साहब, हमें कुछ जानकारी नहीं। अच्छा हाँ। अच्छा, ये बच्चे क्या पीते खाते भी थे क्या? ये साहब इतने पिया साहब, ज्यादा पिया, मतलब बहुत पीते। बहुत पीते थे? हाँ अच्छा, हाँ। तो कल पिए थे क्या? अब हम जो साहब हमारे ये मोटरसाइकिल गाड़ी करी, अब ये सीधे चले गए, जीन पर ले गए, फैला के चलाई दो, हमने चलाई दो। ये सकरी खुर्द है गाँव से। सर ये 2 भाई हैं, सगे भाई हैं। इनका एक सत्यम है, एक मयंक है। ये सत्यम बड़ा है और मयंक छोटा है। सत्यम की उम्र 21 साल है और मयंक की उम्र 19 साल है। ये दोनों सगे भाई हैं। इनके पिताजी भी साथ में गए थे खेत में पानी लगाने। तो वहाँ पर इन्होंने जो है पानी लगाने के बाद में सब कुछ सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं, खेत हो गया। होने के बाद में इन्होंने जो है पिताजी इनके चले आए घर। तो इनको प्यास लगी थी, क्या था कोई पता नहीं। इन्होंने पानी पीने के चक्कर में एक वहाँ बोतल पड़ी थी, तो उस बोतल को उठा करके इन्होंने पानी भर के, एक ने मतलब मांगा है तो दूसरे ने बोतल भर के दे दी। उस बोतल में पता नहीं क्या था क्या नहीं, पॉइजन था या जो भी हो, वो तो पोस्टमार्टम में आएगा।
तो शराब के धोखे में कीटनाशक पीने की आशंका जताई जा रही है। कन्नौज से अहम खबर, महज कुछ घंटों में 2 सगे भाइयों की मौत हुई है। तरल पीने के कुछ मिनट बाद दोनों की मौत हुई है। शराब के धोखे में कीटनाशक पीने की आशंका फिलहाल जताई जा रही है। एक के बाद एक दोनों भाइयों की मौत हुई। मौत से घर में कोहराम मचा हुआ है। क्षेत्र में चर्चा का विषय यह घटना बनी हुई है। तरल पीने के कुछ मिनट बाद दोनों की मौत हुई है। तो पिता के साथ खेत में पानी लगाने गए दोनों सगे भाई। इस दौरान पानी लगने के बाद पिता, जैसा कि जानकारी सामने आ रही, पिता घर वापस आ गया। पानी या शराब पीने के बहाने कीटनाशक पीने से इनकी मौत हुई है, ये या कोई अन्य कारण है, ये जांच का विषय है। लेकिन दोनों भाइयों की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। तो दोनों सगे भाइयों की मौत हुई है। महज कुछ घंटों में दोनों की मौत हुई है। कन्नौज से खबर। और इस खबर पर अमित हमारे संवाददाता जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, 2 सगे भाइयों की मौत हुई है, खेत में पानी लगाने गए थे। क्या है ये पूरा मामला? कीटनाशक पीने से मौत हुई है या जहरीली शराब पीने से मौत हुई है? कुछ अब तक जानकारी सामने आई? ये बिल्कुल, ये बहुत ही ऐसा मामला आया है जिसमें पूरे प्रशासन को हिलाकर रख दिया और पूरे गांव में हड़कंप भी मचा हुआ है। क्योंकि जिस तरह के ये युवा हैं 19 साल और 21 साल के, और अचानक से कोई तरल पदार्थ पीते हैं और महज कुछ मिनटों के अंदर एक 21 साल के युवा की मौत हो जाती है, तो वहीं 1 घंटे के अंदर 19 साल के दूसरे युवा की मौत हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े कर रही है। लेकिन जब हम लोगों ने इसकी पूरी पड़ताल की है तो बहुत सारी चीजें खुल के भी सामने आई हैं। बताया जा रहा है ये पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के सकरी खुर्द गांव है। ये दोनों सगे भाई बताए जा रहे हैं और ये लोग अपने गांव से करीब 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे जहां पर इन्होंने अपना खेत खरीदा था, वो तिखवा गांव था। वहां पर ये अपने पिता के साथ पानी लगाने गए थे, खेत में पानी लगा रहे थे। पानी लगाने के बाद इनका पिता वहां से गए हैं और थोड़ी देर बाद ये युवा जो दोनों हैं, इन्होंने कुछ पिया है, जो कि बताया जा रहा है कि ये लोग शराब भी पीते थे। गांव वाले भी बता रहे थे ये लोग शराब पीते थे। शराब के ठेके वालों से भी हम लोगों ने बात की तो उन्होंने बताया ये शराब पीते थे। तो उसके बाद इन्होंने कुछ ऐसा पिया है जिसके थोड़ी देर बाद जो बड़ा भाई है सत्यम, उसकी मौत हो जाती है। और सत्यम की मौत होते ही जो छोटा भाई है जिसकी हालत बिगड़ती है, वो अपने घर में किसी बड़े भाई को फोन करता है और जानकारी देता है कि हम लोग की हालत बिगड़ गई है। जिसके बाद आनन फानन में घर वाले मौके पर पहुंचते हैं, लेकिन तब तक सत्यम की मौत हो चुकी होती है और जो मयंक रहता है उसकी हालत बहुत गंभीर रहती है। जैसे ही मयंक को लेकर जाते हैं, मयंक भी रास्ते में दम तोड़ देता है। जिसके बाद इस घटना के बाद पूरा जो प्रशासन है वो अलर्ट मोड पे आता है और लगातार जो जांच है वो तेज हो जाती है। लेकिन अभी ये खुल के सामने नहीं आ पा रहा है कि आखिर किस कारण से मौत हुई है। ये भी बताया जा रहा है कि वहां पर जो किसान होते हैं, जो कीटनाशक जो डिब्बियों में लाते हैं, उसके बाद उन्हीं कीटनाशक की डिब्बियों में इसमें कोई तरल पदार्थ दिया, जिसके बाद इसकी मौत हो गई है। लेकिन एक तरफ किसान ये भी बताते हैं कि कोई भी कीटनाशक इतना सख्त नहीं होता है कि अगर कोई भी उसको पी ले या इस तरह से हो जाए तो इतनी जल्दी उसकी मौत हो जाएगी। तो ये भी चीज नहीं होती है। तो वहीं एक और सवाल इसमें ये खड़ा हो रहा है कि जब ये लोग शराब पीने के बाद यहाँ पर आए थे या पी चुके थे शराब पीने के बाद, तो अगर इस तरह की कोई शराब थी तो ये मौत, जो शराब की मौत होती है वो अलग तरीके से होती है, लेकिन कीटनाशक वाली मौत भी अलग तरीके से होती है। तो दोनों ही चीजें अभी अपने आप में एक बड़ी मिस्ट्री क्रिएट किए हुए हैं कि आखिर दोनों की मौत इतनी जल्दी किस कारण से हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार हो रहा है। लेकिन उसी बीच जहां पर ये युवा रहते थे, वहीं पर ही जिस ठेके का जो ठेका कर्मी है, उससे जब हम लोगों ने बात करी तो उसने एक बड़ा खुलासा करते हुए बताया है कि यहाँ पर आसपास के गांव में अवैध शराब का बहुत जबरदस्त कारोबार है, जो कि सरकारी जो शराब होती है, जैसे वो टेट्रा पैक होते हैं, उसी के जैसे एज इट इज वैसे ही बना लेते हैं और मनमाने दामों में बेची जाती है। और यहाँ पर इस शराब बेचने के अहम धंधे में रोल निभाते हैं यहाँ छोटे छोटे जो ढाबा होते हैं, जहाँ पर खाना खाते हैं लोग आके। तो ये लोग युवा वहां से भी शराब खरीदते थे, वहां से भी पीते थे। यही जो सरकारी ठेके का कर्मचारी वो ये भी बता रहा है कि हमारी सेल होती नहीं थी, लेकिन इनकी गत्तों में गत्ते बिकते रहते थे और ये सब चीजें आबकारी विभाग के संज्ञान में थी। तो ये भी सवाल खड़ा करता है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर काम हो रहा है और वो ये भी बोल रहा है इनका सरकारी ठेके का कर्मी कि हम लोग विभाग को जानकारी देते हैं, बावजूद उसके विभाग कोई कार्रवाई नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि
युवा जो कि महज 21 साल और 19 साल की उम्र में इतनी जल्दी और ऐसे मौत हो जाना अचानक से कि कुछ तरल पदार्थ पिया है और तुरंत मौत हो गई है, तो वो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। अगर मौत के पीछे कोई शराब या ऐसा कोई पदार्थ है या मौत के पीछे कोई कीटनाशक है, तो ये भी सवाल खड़े करती है कि अगर जिले में इस तरह के कीटनाशक जो इतने हानिकारक है जिनका प्रयोग फसलों में हो रहा है, तो सोचिए उन फसलों से जब फसल पूरी होगी और वो जनता के पास पहुंचेगी तो वो उनके लिए कितनी हानिकारक होगी। तो कुल मिला के दोनों ही पहलू ऐसे हैं जो जिला प्रशासन के लिए एक बड़ा चैलेंज साबित होंगे, क्योंकि किस तरह से युवाओं की जान जाना बहुत बड़े सवाल खड़ी करती है। फिलहाल मामले में जो पुलिस कप्तान है उन्होंने जांच की बात की है कि जांच जांच के आधार पर कार्रवाई होगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा है। जी बिल्कुल अमित मिश्रा, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप इस खबर पर नज़र बनाए रखिए क्योंकि ये निश्चित रूप से गंभीर खबर है और जिस तरीके से 2 नौजवानों की मौत हुई है, जहरीली शराब पीने से हुई है या अन्य किसी कारण से हुई है, जांच का विषय है। लेकिन अपने आप में ये घटना कई सवाल खड़े करती है। जांच के बाद हालांकि ये तय हो पाएगा, सामने आ पाएगा कि मौत किन कारणों से हुई। लेकिन 2 मौतों के बाद से क्षेत्र में कोहराम मचा हुआ। बहुत शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए। तो कन्नौज से एक खबर आपको दिखा रहे, महज कुछ घंटों में 2 सगे भाइयों की मौत हुई है। तरल पीने के कुछ मिनट के बाद दोनों भाइयों की मौत हुई है। अब अभी ये खुलासा नहीं हो पाया है कि वास्तव में मौत किन कारणों से हुई है, लेकिन अपने आप में बड़े सवाल खड़े करती है ये मौत। जहरीली शराब या कीटनाशक पीने से मौत होती है वो अलग तरीके से होती है, जैसा कि लोग कह रहे हैं, हमारे संवाददाता ने बताया। लेकिन ये जो मौत है ये कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है। इतनी त्वरित रूप से जिस तरीके से दोनों सगे भाइयों की मौत हुई है तो कई सवाल खड़े होते हैं। अब जांच का विषय है, जांच होने के बाद अहम जानकारी सामने आएगी कि आखिर मौत की असली वजह क्या है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बुलंदशहर से अहम खबर है, बार काउंसिल अध्यक्ष पद पर मतदान संपन्न जारी है। आपको बता दें, बार काउंसिल अध्यक्ष पद का पहले चरण का मतदान कचहरी परिसर में भारी पुलिस बल की मौजूदगी में जारी है। अधिवक्ता उत्साह से अपने पसंदीदा प्रत्याशियों के साथ खड़े हैं। 2 दिन चलेगा मतदान। 333 प्रत्याशी आजमाने हैं किस्मत। सदर, खुर्जा और अनूप शहर कचहरी परिसर में जारी है मतदान। तो अपने पसंदीदा प्रत्याशियों के साथ खड़े हैं लोग। कचहरी परिसर में भारी पुलिस बल की मौजूदगी में ये मतदान संपन्न कराया जा रहा है। अधिवक्ता उत्साह से अपने पसंदीदा प्रत्याशियों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। प्रथम चरण का चुनाव है। ये 5 वर्ष में एक बार चुनाव होता है। इसमें उत्तर प्रदेश में सभी अधिवक्ता वोट करते हैं और 25 सदस्य चुने जाते हैं। इन 25 सदस्यों को चुनने के बाद में ये आपस में अपना चुनाव के द्वारा फिर चेयरमैन बनाते हैं। प्रथम चरण का चुनाव है, अल्फाबेटिकली चुनाव है, जिनके ए और बी से जिले के नाम हैं। उनमें 16 और 17 आज और कल 2 दिन का चुनाव है। 333 लोग खड़े हुए हैं प्रदेश से, इनमें से 25 लोग चुनाव जीतेंगे। जिनकी कितने वोट हैं बुलंदशहर जिले के? बुलंदशहर में, अनूपशहर में, खुर्जा में 3 जगह मतदान हो रहा है। कितने वोटर्स हैं? जिला बुलंदशहर में 3300 वोट है लगभग, और खुर्जा में 467 वोट है।
किस तरह की व्यवस्था की गई है? आप देख रहे हैं, आप सब उपस्थित हैं, शानदार व्यवस्था है, शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। आज और कल दोनों दिन शांतिपूर्वक मतदान होगा, कहीं कोई समस्या नहीं है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां भाजपा विधायक नीरज बोरा ने बताया कि पार्टी कार्यकर्ता मतदाताओं के घर घर दस्तक देने का अभियान चला रहे हैं। अभियान के तहत एसआईआर प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची में नाम शामिल कराने से वंचित रह गए लोगों का डेटा एकत्र किया जा रहा है, जिससे भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन का पालन करते हुए प्रक्रिया के तहत वंचित लोगों को भी मतदाता उनको बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में किसी पात्र का नाम शामिल होने से छूटना नहीं चाहिए, साथ ही किसी अपात्र का नाम शामिल नहीं होना चाहिए। एसआईआर को लेकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से कमर कसी है और प्रदेश अध्यक्ष ने बैठक लेने के बाद साफ कहा है कि सभी विधायक जो है एसआईआर में पूरे दमखम से उतरे और सभी सांसद और सभी कार्यकर्ता जो है इसको पूरा करा। हमारे साथ मौजूद हैं नीरज बोरा जी से बात करते हैं। सर, एसआईआर को लेकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी ने भी खुद कहा और खुद पार्टी सजग है, और ऐसे में अगर बात की जाए तो क्या जिम्मेदारी जो अभियान है आज से जो शुरू हुआ है, क्या कुछ रहेगा? उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय पंकज चौधरी जी का मत है, और वो लोकतंत्र में मतदाता होना और मतदान करना ये सबसे महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि चुनी हुई सरकार के लिए सबका सम्मिलित होना भी आवश्यक है। आबादी के दृष्टिकोण से देखें तो एक बड़ी आबादी है जो अभी वंचित रह गई है, जो सम्मिलित नहीं हो पाई है। भारतीय जनता पार्टी का ये विशेष अभियान इसीलिए है कि घर घर जनसंपर्क हो और जो लोग मतदाता बनने से रह गए हैं उनको चिन्हित किया जाए, उनके फॉर्म 6 भरवाए जाए, उनका एसआईआर की फॉर्मेलिटीज पूरी की जाए और वो सब सम्मिलित हो, जिससे कि जो नई मतदाता सूची बने वो शुद्ध और सही मतदाता सूची बने। और इस बड़े पैमाने पर इस कार्यक्रम को अभियान के रूप में प्रारंभ किया जा रहा है, घर घर जाने का। और मुझे लगता है कि यह लोकतंत्र के स्वास्थ्य की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। इस पे अगर बात की जाए कि चुनाव आयोग भी पूरा प्रयास कर रहा है कि जो एसआईआर सही से हो, कहीं कोई गड़बड़ी ना, कोई छूटे ना, तो ऐसे में क्या लगता है कि शायद चुनाव आयोग की तैयारियों पर सवाल खड़ा करता है? विपक्ष भी यही सवाल खड़ा करता है कि वो 5 लाख जो है लोगों को कम कर दिया गया, और आज समाजवादी पार्टी भी ट्वीट करके इस बातें कर रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने जो प्रक्रिया अपनाई है वो एक उचित है। जो वोट कटे हैं उसको बड़ी पर, लेकिन लखनऊ में है, कोई आया नौकरी के समय लखनऊ में 3 साल 4 साल 5 साल रहा, उस समय उसने यहाँ वोट बनवा लिया, अब वो ट्रांसफर होके चला गया, तो उसका वोट कटना है, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अगर 20 वर्ष में बहुत सारे लोग मृत हो गए तो उनका कटना स्वाभाविक है। तो ऐसे लोगों के वोट कटे हैं और बहुत सारे लोगों ने अपने मूल जनपद में जाना उचित समझा, इसलिए वहां चले गए। लेकिन नए मतदाता, नए लड़के जो 18 साल के हुए, नवयुवतियां 18 साल की हुई, जिन बच्चों की शादी हुई, बहुएं आई, ऐसी बड़ी संख्या की आबादी है। मुझे लगता है उनका चिन्हित होना बहुत आवश्यक है और उनको सम्मिलित करना भी आवश्यक है। तो ये नीरज बोरा ने साफ तौर पर बोला कि एसआईआर प्रक्रिया जो है वो कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर चल रही है, और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, जो भी हैं, वो इस एसआईआर को पूर्ण कराने में दमखम के साथ जमीन पर उतरे हैं, और इससे कोई गलत व्यक्ति जुड़ने ना पाए और कोई जो है सही व्यक्ति इससे वंचित न रह जाए। इस लक्ष्य के साथ जो है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के द्वारा जो कहा गया उसको लेकर जमीन पर जा रहे हैं। तमाम एसआईआर के जो लोग छूट गए हैं उनको सम्मिलित करवाया जाएगा। कैमरा अंकित तिवारी के साथ रामनुज भट्ट के न्यूज़ लखनऊ। फिलहाल तो इसके बाद में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद इसके बाद में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना में एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। अपात्रों और यहां तक के मृतकों के नाम आवास आवंटित कर सरकारी धन की बंदरबांट की गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने कड़ा रुख अपनाते हुए दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन से रिकवरी करने के निर्देश जारी किए हैं। जिले में कुल 623 आवास बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत और घोर लापरवाही के कारण
250 ऐसे लोगों को आवास की किस्तें जारी कर दी गई जो योजना के पात्र नहीं थे। चौंकाने वाली बात यह है कि यह भुगतान बिना किसी धरातलीय सत्यापन के ही कर दिया गया। 27 मामले ऐसे मिले जहां मृतक व्यक्तियों के नाम पर आवास आवंटित कर पैसे का बंदरबांट किया गया, पैसे निकाल लिए गए। 80 आवास जमीनी विवाद के कारण लंबे समय से लंबित पड़े हैं। 31 आवासों का मामला वर्तमान में न्याय में विचाराधीन है। मामला प्रकाश में आते ही प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। जिलाधिकारी ने आनन फानन में निगरानी समितियों की बैठक बुलाई और अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। जिलाधिकारी ने स्पष्ट आदेश दिए हैं कि अपात्रों को भुगतान की गई धनराशि की भरपाई अब दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन से की जाएगी। इसके साथ ही संलिप्त कर्मचारियों पर विभागीय कार्रवाई की तलवार भी लटक रही है। बलिया में प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा ये सामने आया है, जहां मृतक और अपात्रों के नाम पर आवास का भुगतान किया गया है। 623 में 250 आवास अपात्रों को जारी किया गया है। धरातलीय सत्यापन के बिना भुगतान हुए हैं। 27 मामलों में मृतकों के नाम पर पैसे निकाले गए हैं, जबकि 80 आवासीय जमीन विवाद में लंबित है। 31 आवासों का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। मैंने समीक्षा की है जनपद स्तर पर। प्रधानमंत्री आवास योजना में कुछ लाभार्थी ऐसे पाए गए हैं जिन्होंने मकान बनवाया नहीं है, बट पैसे उनको दिए गए हैं। जांच के बाद पता चला है कि वो पता नहीं रखते हैं। तो इसके लिए मैंने निर्धारित किया है कि जिन जिन अधिकारियों की गलती से अपात्र लोगों को ये आवास दिए गए हैं उनसे रिकवरी कराई जाए और उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए शासन को अवगत भी कराया जाए। पीएम आवास प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा बैठक में डीएम ने अपने अधिकारियों पर कड़ी नाराजगी जताई है। उसमें ये अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है। आपको लखनऊ से खबर दिखा रहे हैं। ये लखनऊ से खबर आपको दिखाएंगे। शिकायतों के चलते जांच पूरी होने तक कार्रवाई। डीजीएमई कार्यालय में संबद्ध किए गए सत्यजीत। अयोध्या मेडिकल कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य बने डॉक्टर दिनेश। तो लखनऊ से अहम खबर, डॉक्टर सत्यजीत वर्मा पर हुई कार्रवाई। डॉक्टर सत्यजीत वर्मा पर कार्रवाई हुई है। शिकायतों के चलते जांच पूरी होने तक कार्रवाई की गई है। डीजीएमई कार्यालय में संबद्ध किए गए हैं सत्यजीत।
बीच लखनऊ से खबर सामने आ रही है। लखनऊ से अगली अहम खबर आपको हम दिखा रहे हैं। ये अहम खबर लखनऊ से सामने आ रही है। केजीएमयू में लव जिहाद और धर्मांतरण का ये मामला। हजरतगंज में विश्व हिंदू परिषद ने प्रदर्शन किया है। लव जिहाद और धर्मांतरण मामले में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया है। 2021 से 2025 तक हुई नियुक्ति की जांच की मांग की है। लव जिहाद बंद करो के नारे भी प्रदर्शन के दौरान लगाए गए हैं। तो मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कड़ी कार्रवाई की मांग भी हिंदू संगठनों ने की है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने डीसीपी को सौंपा है ज्ञापन। इस वक्त की अहम खबर लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं। डीसीपी को सौंपा ज्ञापन और कार्रवाई की मांग की है। लखनऊ से यह अहम खबर। केजीएमयू में लव जिहाद और धर्मांतरण मामला। इस वक्त की अहम खबर। हजरतगंज में विश्व हिंदू परिषद ने प्रदर्शन किया है। नर्सिंग एवं हर प्रकार की नियुक्ति की जांच की मांग की है। 2021 से 25 तक हुई नियुक्ति की जांच की मांग की गई है। लव जिहाद बंद करो के नारे भी प्रदर्शन के दौरान लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने आ रही। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने डीसीपी को ज्ञापन सौंपा है। प्रदर्शन करते नजर आए हैं विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता। डीसीपी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। केजीएमयू में लव जिहाद और धर्मांतरण का मामला। इस मामले में विश्व परिषद ने प्रदर्शन किया है और डीसीपी को ज्ञापन सौंपा है। हजरतगंज में विश्व हिंदू परिषद ने प्रदर्शन किया है। और अगली खबर भी लखनऊ से सामने आ रही है। लखनऊ से ये खबर आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने पत्र लिखा। लखनऊ से ये खबर। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने पत्र लिखा। विदेश मंत्री एस जयशंकर को लिखा पत्र। ईरान में अमेरिकी हमले की आशंका को लेकर पत्र लिखा है। भारतीयों को देश वापस लाने के लिए लिखा पत्र। तो लखनऊ से अहम खबर। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने लिखा पत्र। विदेश मंत्री एस जयशंकर को लिखा पत्र। ईरान में अमेरिकी हमले की आशंका को लेकर इमरान मसूद ने विदेश मंत्री को पत्र लिखा है। भारतीयों को देश वापस लाने के लिए पत्र लिखा है। और अगली खबर भी लखनऊ से सामने आ रही। लखनऊ से खबर आपको दिखा रहे हैं। सादतगंज में सराफा व्यापारी ने दी जान। लखनऊ से यह अहम खबर। सादतगंज में सराफा व्यापारी ने जान दी। घर के आंगन में ग्रिल से लटका मिला है शव। चौपटिया निवासी मनोज अग्रवाल के रूप में पहचान हुई है। चौक के कुंदन मार्केट में थी मनोज अग्रवाल की दुकान। चौपटिया निवासी मनोज अग्रवाल के रूप में पहचान हुई है। चौक के कुंदन मार्केट में थी मनोज अग्रवाल की दुकान। हरी मस्जिद के पास सराफा मार्केट में करते थे कारोबार। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। तो लखनऊ से अहम खबर। सादतगंज में सराफा व्यापारी ने जान दी है। घर के आंगन में ग्रिल से लटका मिला है शव। चौपटिया निवासी मनोज अग्रवाल के रूप में पहचान हुई है। चौक के कुंदन मार्केट में थी मनोज अग्रवाल की दुकान। चौपटिया निवासी मनोज अग्रवाल के रूप में हुई है पहचान। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। और अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर राजधानी लखनऊ से सामने आ रही। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से अगली खबर। पुलिस विभाग की स्थानांतरण नीति में बदलाव। लखनऊ से खबर। पुलिस विभाग के स्थानांतरण नीति में बदलाव। सामान्य मामलों में अनुकंपा आधार पर अब होगा विचार। वर्ष 2019 बैच तक भर्ती उप निरीक्षक और आरक्षी पद। पति पत्नी दोनों के पुलिस में नियुक्त होने पर ही संभव।
वर्ष 2019 बैच तक भर्ती उप निरीक्षक और आरक्षी पद। पति और पत्नी दोनों के पुलिस में नियुक्त होने पर ही ये संभव। अपने गृह परिक्षेत्र, गृह जिले, सीमावर्ती जिले में तैनाती नहीं मिलेगी। छूट केवल उन्हें ही मिलेगी जहां पति पत्नी दोनों का। लखनऊ से अहम खबर, पुलिस विभाग की स्थानांतरण नीति में बदलाव सामने आया है। सामान्य मामलों में अनुकंपा के आधार पर होगा विचार। वर्ष 2019 बैच तक भर्ती उप निरीक्षक व आरक्षी पद। और अगली खबर रायबरेली से सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से खबर आपको दिखा रहे हैं। दिन दहाड़े महिला की हत्या से सनसनी फैल गई है। रायबरेली से खबर, दिन दहाड़े महिला की हत्या से सनसनी फैल गई है। चोरी के इरादे से घर में घुसे युवक ने हत्या की। तो दिन दहाड़े हत्या से हड़कंप मच गया। घर के जेवरात पार करने की फिराक में था आरोपी। आरोपी वैभव को मौके से गिरफ्तार किया गया है। शिक्षक अभिनव तिवारी की पत्नी है मृतका स्वप्निल। घर पर अकेली थी मृतका, तभी आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। दूर के रिश्ते में भतीजा लगता है आरोपी वैभव तिवारी। शहर कोतवाली क्षेत्र के रामजीपुरम की यह घटना। रायबरेली से अहम खबर, दिन दहाड़े महिला की हत्या से सनसनी फैल गई है। चोरी के इरादे से घर में घुसे युवक ने हत्या की है। घर के जेवरात पार करने की फिराक में था आरोपी। आरोपी वैभव तिवारी को मौके से गिरफ्तार किया गया है। तो अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। शिक्षक अभिनव तिवारी की पत्नी है मृतका स्वप्निल। घर पर अकेली थी मृतका, तभी आरोपी ने की वारदात। दूर के रिश्ते में भतीजा लगता है आरोपी वैभव तिवारी। शहर कोतवाली क्षेत्र के रामपुरम की घटना। रायबरेली से अहम खबर, दिन दहाड़े महिला की हत्या से सनसनी फैल गई। चोरी के इरादे से घर में घुसे युवक ने की हत्या। और अगली खबर बुलंदशहर से सामने आ रही है। बुलंदशहर से खबर आपको दिखा रहे हैं। भानुगोड के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया है। बुलंदशहर से खबर आपको दिखा रहे हैं। शिकारपुर तहसील परिसर में किसान यूनियन का प्रदर्शन देखने को मिला। 4 सूत्रीय मांगों को लेकर एसडीएम शिकारपुर को सौंपा गया ज्ञापन। किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने तहसील में हो रहे भ्रष्टाचार पर प्रदर्शन किया। किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने तहसील में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर ज्ञापन दिया है। बिजली विभाग, अनाज मंडी में किसानों ने ज्ञापन दिया है। मांगे पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी किसानों के द्वारा दिया गया है। शिकारपुर एसडीएम के आश्वासन के बाद धरना समाप्त हुआ है। तो बुलंदशहर से हम खबर, भानुगोड के कार्यकर्ताओं ने किया धरना प्रदर्शन। किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने तहसील में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर धरना प्रदर्शन किया है।
बिजली विभाग अनाज मंडी किसानों की चकमार्गों को लेकर ज्ञापन भी दिया है अधिकारियों को। मांगे पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। शिकारपुर एसडीएम के आश्वासन के बाद धरना समाप्त हुआ। और अगली खबर कानपुर से सामने आ रही, जहां सचेंडी थाना क्षेत्र में हुए बहुचर्चित रेप कांड को करीब 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन इस मामले का मुख्य आरोपी चौकी इंचार्ज अमित मौर्य अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपी की तलाश के लिए 4 विशेष टीमें गठित की गई हैं, जो लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। जानकारी के अनुसार आरोपी ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका भी दाखिल की है। वहीं पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए 50,000 का इनाम भी घोषित किया है। आरोपी की तलाश में पुलिस टीमें लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी समेत कई जिलों में सक्रिय हैं। जहां जहां आरोपी की मौजूदगी के संभावित सुराग मिल रहे हैं, वहां तत्काल कार्रवाई की जाएगी। देखिए, पुलिस ने टीमें बना करके उनके सभी स्थानों पर दबिश दी है। दबिश में उसके घर बंद पाए गए हैं, उनके परिवार वाले भी भागे हुए हैं, उन्होंने मोबाइल भी बंद कर दिए, संभवतः उन्होंने मोबाइल बदल दिया है। इस बीच ये भी सूचना मिल रही है कि इसने हाई कोर्ट में रिट कर दी, तो वकील के माध्यम से लोग रिट कर देते हैं। तो हम प्रयास करेंगे कि हम रिट का पुरजोर विरोध करें और उनके खिलाफ हम लोगों ने 50,000 का इनाम भी घोषित कर दिया गया है। और वो कॉमन अपराधी की तरह उनको ट्रीट किया जा रहा है और हम लोग प्रयास करेंगे कि किसी भी तरह उनकी गिरफ्तारी हो जाए। और अगली खबर संभल से है, जहां जनपद में एक बार फिर शीतलहर ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया। चारों ओर घना कोहरा और ठंडी हवाओं ने मानो शहर और गांव को अपनी चादर से ढक लिया हो। सड़कों पर सन्नाटा पसरा है, बाजारों में चहलकदमी कम देखने को मिल रही है। लोगों की आवाजाही पर भी खासा असर पड़ा है। बच्चों बुजुर्गों ने सर्दी के चलते घरों में रहना बेहतर समझा है। बीते कुछ दिनों पहले ठंड से थोड़ी राहत जरूर मिली थी, लेकिन अब शीतलहर और बर्फीली हवाओं से फिर से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सुबह और देर शाम को घना कोहरा छाया रहने की वजह से वाहनों की रफ्तार भी थमे हैं। कई स्थानों पर दृश्यता बेहद कम होने के कारण वाहन चालकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा है। सर्दी के प्रकोप को नमस्कार, आदाब। जिस तरह से आप देखा कि पिछले कई दिनों के लिए सूरज ने अपनी रोशनी से गर्माहट कर दी थी, लेकिन 2 दिन से लगातार जनपद संभल में इस तरह से शीतलहर हो गई है कि जिस तरह से आप देख सकते हैं कोहरे ने चारों तरफ से अपनी चादर से ढक लिया है और पूरे दिन सूरज देखने को नहीं मिल रहा है, जो कि आने वाले जो यात्री हैं वो भी काफ़ी परेशान हो रहे हैं। और कोई लोग तालाब के सहारे बैठा है तो कोई रजाई में दबकर घरों के अंदर कैद हो गए हैं। जिस तरह से ये कोहरा आ रहा है, उस कोहरे ने शीतलहर इतनी भले कर दी है कि जो बुजुर्ग हैं और बच्चे हैं वो घरों में कैद हो गए हैं। जिला अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेशिया जी ने भी 2 दिन का अवकाश घोषित कर दिया है। कक्षा 1 से लेकर 8 तक के सभी सरकारी व निजी स्कूल को बंद कर दिया गया है और जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, वो घरों में रहने के लिए सलाह दी गई है। जो जरूरतमंद काम है तभी घर से निकलें अथवा घर से ना निकलें। कैमरामैन आकिब अलवी के साथ रहीस अलवी, के इंडिया संभल।
बढ़ेगा अगली खबर की ओर। खबर सोनभद्र से, जहां जनपद के विडमगंज थाना क्षेत्र के हरना कछार चरक पतली रोटोला में संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। घटना से पूरे गांव में शोक का माहौल है। मृतका की पहचान 32 वर्षीय ललिता देवी पत्नी अमरीश पटेल के रूप में हुई है। उसका शव गांव के बाहर एक आम के पेड़ से लटका मिला। बताया जा रहा है कि घटना के समय घर में केवल 2 महिलाएं मौजूद थीं, जबकि परिवार के पुरुष सदस्य घर पर नहीं थे। ललिता देवी अपने पीछे 3 छोटे बच्चों को छोड़ गई है। मां की अचानक मौत से बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं गांव में मातम पसरा हुआ है। सूचना मिलते ही विडमगंज पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की है। पुलिस ने मृतका के माई के पक्ष को भी घटना की जानकारी दी है। मामले की जांच जारी है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर अमृतसर से है, जहां आपको बता दें जडियाला गुरु विधानसभा क्षेत्र के देवीदासपुरा गांव से एक खबर सामने आई, जहां विदेश कनाडा गए एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिससे गांव में और इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। मृतक युवक की पहचान जडियाला गुरु के पास देवीदासपुरा गांव के रहने वाले सिमरनजीत सिंह बेटे सुखदेव सिंह के रूप में हुई है। परिवार वालों ने बताया कि सिमरनजीत सिंह साल 2023 में पढ़ाई के लिए कनाडा गया था, ताकि वहां पर पढ़ाई कर अपना भविष्य सुधार सके। परिवार ने बताया कि उन्हें कनाडा से फोन पर यह दर्दनाक जानकारी मिली कि सिमरनजीत सिंह की अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। ये खबर मिलते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मामले की जांच कनाडा पुलिस कर रही है और परिवार हत्यारों की तलाश, गिरफ्तारी और न्याय की मांग कर रही है। गांव के लोग और रिश्तेदार परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं जता रहे हैं। और अगली खबर पटियाला से है, जहां वरुण शर्मा की दिशा निर्देश के अनुसार गणतंत्र दिवस को लेकर पटियाला शहर में सुरक्षा के प्रबंध को देखते हुए पुलिस प्रशासन के द्वारा रेलवे स्टेशन के आसपास चेकिंग अभियान चलाया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए पुलिस के सीनियर अधिकारियों ने कहा कि गणतंत्र दिवस को लेकर यह चेकिंग अभियान शुरू किया गया है। इस अवसर पर पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। उन्होंने स्टेशन पर 2 घंटे तक चेकिंग की है। इसके साथ ही बस स्टैंड और आसपास के क्षेत्र में पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी वस्तु मिलती है तो उसे जांच की जाएगी और कार्रवाई होगी।
फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।